दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया पड़ोसी होने के बावजूद भी पिछले 70 सालों से लड़ते आ रहे हैं, पॉलिटिकली भी और मिलिट्रीली भी। इकोनॉमिकली तो खैर पाकिस्तान उस पोजीशन में नहीं है कि इंडिया के साथ कॉम्पीट करे, लेकिन स्टिल पॉलिटिकल अंदाज में और मिलिट्रीली ये दोनों ममालिक आपस में पिछले 70 सालों से लड़ाई करते आ रहे हैं। 3 से 4 मिलिट्री फुल फ्लेज जंगे कर चुके हैं और बॉर्डर पे छोटी मोटी स्कामिशेस तो बहुत कॉमन सी चीज है। और वो जो जंगे हैं वो किसने जीती, पाकिस्तान ने जीती या इंडिया ने जीती, दैट डजंट मैटर, क्योंकि इसके अराउंड बहुत सी कंट्रोवर्सीज और स्पेकुलेशंस मौजूद है, मुख्तलिफ नैरेटिव्स बताए जा रहे हैं। इंडिया क्लेम्स कि उसने सारी की सारी जंगें जीती हैं, उसने पाकिस्तान को शिकस्त दी है। 1947 वाली जंग इंडिया ने जीती, 1965 वाली इंडिया कहती है कि हमने जीती, 71 वाली भी हमने जीती, कारगिल वार भी हमने जीती है। ये सारी जो विक्ट्रीज इंडिया कहती है कि हमने जीती और हमने पाकिस्तान को शिकस्त दी है, लेकिन पाकिस्तान क्लेम्स अदरवाइज। पाकिस्तान कहता है कि सारी की सारी जंगें हमने जीती हैं, वी डिफीटेड इंडिया, हमने इंडिया को शिकस्त दी, हमारी अफवाज ने लड़ाई की, हमारी अफवाज ने कुर्बानियां दी, तो ये सारी जंगें जो है वो हमने जीती हैं। और जाहिर है दोनों तरफ से उनकी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूल्स में पढ़ाया भी जाता है, लोगों को बताया जाता है, तालीम इदारों के अंदर ये इन्फिल्ट्रेशन होती है कि भाई ये जो जंगें हुई थी ये हमने जीती हैं। दोनों तरफ से क्लेम किया जाता है, और ये क्लेम इसलिए करते हैं क्योंकि इसे पब्लिक ओपिनियन फ्रेम करना होता है, नैरेटिव बिल्डिंग करना जरूरी होती है। वो आम शहरी, आम लोगों के जहनों में ये साइकोलॉजिकल ब्रीडिंग करते हैं कि आपकी अफवाज ने ये कुर्बानियां दी, आपकी फौज ने जो है इस तरह की चीजें की, ये हमने कुर्बानियां दी है। इस तरह से ये नैरेटिव बिल्डिंग के लिए करते होते हैं। ये साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट होता है, ये जो पब्लिक ओपिनियन होता है, उसको फ्रेम करने के लिए इस तरह की जो है वो क्लेम किए जाते हैं, इस तरह की चीजें की जाती है। लेकिन वी विल नॉट गेट इनटू दिस बाइनरी अप्रोच ऑफ लॉस और विन, किसने जीती किसने नहीं जीती, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है। हमें अगर फर्क पड़ता है, हमें अगर इम्पैक्ट पड़ता है, एहसास होता है, तो वो नुकसान से होता है कि इससे बर्दाश्त किसने किया, नुकसान किससे हुआ, तकलीफ किसको पहुंची, कितने लोग मारे गए, कितने शहरी परेशान हुए, ये चीज अहम होती है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं रिसेंट जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एस्केलेशन हुई है, मिलिट्री जो अटैक्स हुए एक दूसरे के ऊपर, उन पे हम बात करते हैं। और ये बात इस तरह से दोस्तों के 7 मई को रात के वक्त इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, पाकिस्तान के मुख्तलिफ लोकेशंस को टारगेट बनाया। वो लोकेशंस जो है वो पाकिस्तान के इस रीजन जिसमें 4 प्रोविंसेस आते हैं ये भी आ जाता है, और सर्टेन एरियाज जो है वो पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड जो कश्मीर है वहां के भी आ जाते हैं, जिसमें मुजफ्फराबाद, कोटली और पंजाब का बहावलपुर आता है। इन सर्टेन एरियाज और सर्टेन सर्टेन स्पेसिफिक जो लोकेशंस है उनको इंडिया ने मिसाइल्स के जरिए टारगेट किया। और उस अटैक के नतीजे में दोस्तों कई जाने गई, कई सिविलियन कैजुअलिटीज हुई, छोटे बच्चे मारे गए, खवातीन जो है वो जख्मी हुई, बूढ़े इंसान जख्मी हुए। और अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं, जो डेटा है, उनके मुताबिक इस अटैक के नतीजे में तकरीबन 30 के अराउंड कैजुअलिटीज हुई है और 60 के अराउंड लोग जो है वो इंजर्ड हुए। ये जो नंबर था ये पहले कम था, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ये नंबर जो है वो कैजुअलिटीज का ये बढ़ता जा रहा है, और नहीं पता कि ये कैजुअलिटीज आगे कितनी हद तक चली जाएंगी। और इस अटैक के नतीजे में दोस्तों जाहिर है पाकिस्तान ने भी अटैक किया, पाकिस्तान ने भी रिस्पॉन्स के तौर में एक काउंटर अटैक किया इंडिया के ऊपर, इंडिया के ऊपर एयर स्ट्राइक्स किए। और उस एयर स्ट्राइक्स के नतीजे में पाकिस्तानी फेडरल मिनिस्टर्स और मुख्तलिफ जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं वो क्लेम करते हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर जो एयर स्ट्राइक अटैक किया उसके नतीजे में तकरीबन 5 इंडियन एयरफोर्स के जो जेट्स हैं उनको गिरा दिया गया, जिसमें तकरीबन 2 फ्रेंच राइफल्स भी मौजूद थे। अब ये फ्रेंच राइफल्स की गिरने वाली बात जो थी, जो पहले इतनी मजबूत नहीं थी, क्योंकि इसका इनिशियली इतना फिजिकल एविडेंस मौजूद नहीं था, कोई सबूत नहीं मौजूद था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने कोई इंडियन जेट्स भी गिराए। लेकिन बाद में फ्रेंच इंटेलिजेंस ने यह कबूल किया कि हाँ पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन जेट्स को गिराया है, तो जाहिर है पाकिस्तान ने भी उसके रिस्पॉन्स में जो है वो इंडिया के ऊपर अटैक किया। और ये जो एस्केलेशन है ये मजीद बढ़ती जा रही है, आगे नहीं पता कि ये एस्केलेशन कहाँ जाएगी, कौन सी शक्ल अख्तियार करेगी। कल भी जो है वो इंडिया ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े शहरों के अंदर ड्रोन अटैक किए हैं, कराची, लाहौर और सखर के ऊपर जो है वो ड्रोन के जरिए अटैक किया गया इंडिया की तरफ से, जिसमें ऑब्वियसली काफी सिविलियन कैजुअलिटीज भी बताई जा रही है। अब सवाल ये दोस्तों कि पाकिस्तान के ऊपर इंडिया ने अटैक किया क्यों, क्या वजह है कि इंडिया ने पाकिस्तान के सर्टेन एरियाज को टारगेट बनाया, मिसाइल्स छोड़ी, क्योंकि इस तरह की जो एस्केलेशन है, इस तरह की एयर स्ट्राइक्स जो है वो हमें रिसेंट हिस्ट्री के अंदर नहीं मिलती। रिसेंट पाकिस्तान और इंडिया की जो हिस्टोरिकल राइवलरी है उसके अंदर हमें नजर नहीं आती। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, और इसका सबब क्या है, क्या वजह है कि इंडिया ने पाकिस्तान को जो है उस तरह से टारगेट किया। इसका रैशनल ये है दोस्तों कि कुछ हफ्ते पहले इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड जो कश्मीर है उसमें एक इलाका है पहलगाम, जहाँ पे एक टेररिस्ट अटैक होता है। उस टेररिस्ट अटैक के नतीजे में तकरीबन 26 सिविलियन कैजुअलिटीज होते हैं, 26 लोग जो है वो मारे जाते हैं। और वो जो अटैक था वो एक टेररिस्ट आउटफिट है जो लश्कर ए तैयबा उसने क्लेम किया था। और लश्कर ए तैयबा बेसिकली एक ऐसा आउटफिट है, टेररिस्ट विंग है,
जो बुनियादी तौर पे कश्मीर में ऑपरेट करती है, कश्मीर के अंदर वो जो है वो काम कर रही होती है। और ये जो अटैक था इसको इंडिया ने बुनियादी तौर पे पाकिस्तान के साथ एसोसिएट किया है, पाकिस्तान के साथ जोड़ा है कि ये जो अटैक है ये पाकिस्तान ने करवाया है। पाकिस्तान की मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है, उनके बगैर ये अटैक हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान ने ये अटैक करवाया है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये अटैक करवाया है, एक टेररिस्ट अटैक किया है पाकिस्तान ने मुख्तलिफ आउटफिट्स के जरिए, तो उसके रिस्पांस में हम भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे। उन लोगों ने ये पहले ही चीज बताई हुई थी कि हम सही वक्त पे सही टारगेट पे हम पाकिस्तान के किसी न किसी एरिया को टारगेट करेंगे, कहीं ना कहीं अटैक करेंगे, और वो उन्होंने इस अटैक की शक्ल में किया भी, क्योंकि उनके अंदर ये था कि ये जो अटैक है ये पाकिस्तान ने करवाया। अब ये जो इंडिया का क्लेम है कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, इस टेररिस्ट अटैक जो था पहलगाम में, इसका इंडिया के पास अभी तक कोई सॉलिड एविडेंस मौजूद नहीं है, कोई फिजिकल दलील मौजूद नहीं है, जो सबूत मौजूद नहीं है कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखा सके, बता सके कि भाई जो ये टेररिस्ट अटैक हुआ था या पाकिस्तान ने करवाया था या पाकिस्तान की एजेंसीज ने करवाया था, ये उसके पास दलील नहीं है, कोई सबूत मौजूद नहीं है। और पाकिस्तान भी ये कहता है कि अगर आप कहते हो कि ये अटैक पाकिस्तान ने करवाया है, पाकिस्तान की मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने सपोर्ट किया है इसको, तो भाई आप हमें दलील दें, कोई सबूत लाएं, एविडेंस पेश करें। ये तो सिर्फ महज एलिगेशंस है, ये बेसलेस एलिगेशंस है पाकिस्तान के ऊपर, ये एक्यूजेशंस लगाए जा रहे हैं। अगर आप ऐसे समझते हो कि पाकिस्तान ने करवाया तो आप सबूत दो, कोई फिजिकल एविडेंस दो, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताओ। लेकिन चूंकि आपके पास कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस मौजूद नहीं है, इसीलिए आप पाकिस्तान के ऊपर बेसलेस एक्यूजेशंस लगा रहे हो। अपनी सियासत करने के लिए पाकिस्तान की स्टेट को, पाकिस्तान की इदारों को जो है वो आप मलाइन करने की कोशिश कर रहे हो। अब मेरे ख्याल से दोस्तों ये जो इंडिया क्लेम करता है कि इस टेररिस्ट अटैक में पाकिस्तान का हाथ था, ये बुनियादी तौर पे एक अजम्पशन पे ऑपरेट करता है। एक अजम्पशन है इंडिया के पास, उस अजम्पशन के जरिए इंडिया जो है वो इस तरह समझ रही है कि पाकिस्तान ने करवाया। वो अजम्पशन ये है कि तारीखी तौर पे ये इंडिया समझती रही है, ये इंडिया की सोच थी, इंडिया के अंदर ये नैरेटिव था कि कोई भी अगर टेररिस्ट अटैक होगा, कोई भी इस तरह की अगर एक्टिविटी होगी तो वो पाकिस्तान करवाता है, वो पाकिस्तान ने करवाई है, इस तरह की अंडरस्टैंडिंग उनकी होती है। और यही सपोजिशन है, यही अजम्पशन है इंडिया के पास, जिसके बेस पे वो इसी क्लेम को, इसी अटैक को भी पाकिस्तान के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। वो यही समझ रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने करवाया, इस बेस पे समझ रहे हैं, क्योंकि उनके पास ये अजम्पशन है कि पास्ट में भी, माजी में भी पाकिस्तान ने करवाया होते हैं। बेशक उसका दलील मौजूद नहीं है, बेशक उसका सबूत उनके पास नहीं है, लेकिन वो ये क्लेम करते हैं इस अजम्पशन के बेस पे कि इसके पीछे जो हाथ है वो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान ने करवाया। ये टेररिस्ट आउटफिट जो है पाकिस्तान के बगैर ऑपरेट कर ही नहीं सकते। अब दोस्तों ये तो थी डिस्क्रिप्शन इस बढ़ती हुई एस्केलेशन की। अब जो अहम सवाल है दोस्तों वो ये है, जो गौरतलब चीज है, आप थोड़ा बैठे, थोड़ा सोचें कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में अगर फुल फ्लेज वार हो जाती है, दोनों ममालिक एक दूसरे के खिलाफ ऑफिशियली ये डिक्लेयर करते हैं कि भाई हम जंग का ऐलान करते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर सिचुएशन क्या होगी, सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा, कौन बर्दाश्त करेगा, कितनी तबाही होगी, कितने लोग मारे जाएंगे, किस तरह की तबाही होगी, नोबडी नोज, किसी को भी नहीं पता। लेकिन एक चीज दोस्तों तय है, वो चीज ये है कि इस जंग में अगर फुल फ्लेज जंग होती है, विच वी होप कि ऐसा नहीं हो, बिकॉज वार जो होती है दैट ब्रिंग्स डिस्ट्रक्शन, वो सिर्फ तबाही लाती है। और अगर ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में वार होती है तो उसमें सबसे ज्यादा जो तबाही होगी, जो बर्बादी होगी, वो आम शहरियों की होगी, वो आम सिविलियंस की होगी, वो आम मजदूर की होगी, आम वर्कर की होगी, आम स्टूडेंट की होगी, आम उस्ताद की होगी। ये आम जो लोग हैं वो बर्दाश्त करेंगे, इस जंग का बोझ आम शहरी उठाएंगे, आम सिटीजन उठाएंगे। सारा का सारा बर्डन जो है वो आम बच्चों के कंधों पे आएगा, मासूम बच्चियों के कंधों के ऊपर ये सारा बोझ आएगा जंग का, तबाही उनके सर के ऊपर होगी। खवातीन बर्दाश्त करेंगी, बूढ़े शख्स जो है वो इस जंग के तकलीफ को, जंग की जो डिस्ट्रक्शन होगी उसको सफर करेंगे। वो मजदूर बर्दाश्त करेंगे जो पूरा दिन मेहनत करते हैं, सारा दिन हार्ड वर्क करके 3 वक्त की रोटी खाते हैं, साफ पीने के पानी के लिए परेशान होते हैं, प्रॉपर मेडिकेशन नहीं होती है। और इस जंग के बाद जो सूरत हाल जुड़ेगी, जो माहौल बनेगा, जो तबाही होगी, उसकी सबसे ज्यादा बोझ इन्हीं मजदूरों के पास आएगा, इन्हीं मजदूरों के कंधों पे आएगा। ये सबसे ज्यादा बर्दाश्त करेंगे। और ये जो तबाही होगी ये सिर्फ एक तरफ नहीं होगी, ये म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन होगी। जितनी तबाही पाकिस्तान की तरफ होगी उतनी तबाही पॉसिबल है कि इंडिया की तरफ हो। ऐसा नहीं हो सकता कि जो तबाही हो, जो डिस्ट्रक्शन हो इस वार के नतीजे में, वो सिर्फ पाकिस्तान की तरफ हो, सिर्फ पाकिस्तान के लोग मारे जाएं, ऐसे नहीं हो सकता। ये म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन होगी। जितनी तबाही पाकिस्तान के अंदर होगी, जितने लोग पाकिस्तान के अंदर मारे जाएंगे, उतनी ही पॉसिबिलिटी है कि इस जंग के नतीजे में, इस तबाही के नतीजे में, इस एस्केलेशन के नतीजे में उतनी ही जिंदगियां, उतनी ही जानिब इंडिया की तरफ भी जाएं, आम लोग भी वहां पे मारे जाएं। और ये तबाही दोस्तों महज इंसानी जानों की नहीं होगी। इंसानी जाने तो ऑब्वियसली वार के अंदर जाएंगी ही जाएंगी, और ये कितनी जाएंगी ये किसी को नहीं पता, ये लाखों और करोड़ों के तादाद में हो सकती है।
लेकिन उसी के साथ साथ दोस्तों इसके अंदर मईशत का नुकसान भी हो सकता है। दोनों तरफ से इकोनॉमी भी जो है वो इसके मुतासर हो सकती है इस जंग से, क्योंकि जब जंग होती है तो जाहिर है इस जंग के नतीजे में आपका ट्रेड मुतासर होता है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान दो के उतना खास ट्रेड मौजूद नहीं है, लेकिन स्टिल जो थोड़ा बहुत ट्रेड होता है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो जो तजारत होती है वो मजीद जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। अब जब जाहिर है ट्रेड डिक्रीज हो जाएगी तो आपके यहाँ जो फूड आपकी सप्लाई चेन है वो भी ब्लॉक हो जाएगी, वो डिसरप्ट हो जाएगी। जब आपकी फूड सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाएगी तो दैट मीन्स कि आपके पास फूड की शॉर्टेजेस आएंगी, आपके पास जो खाने की चीजें हैं वो कम होती चली जाएंगी, और उसी के साथ साथ जाहिर है आपकी इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, क्योंकि जब आपकी फूड सप्लाई स्टॉप हो जाएगी, आपका ट्रेड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, तो उससे आपकी इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, खाने की जो अशिया है उनकी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और जब इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो जाहिर है लोग उसको परचेज नहीं कर पाएंगे, लोग नहीं खरीद कर पाएंगे। लेकिन फूड तो जाहिर है चाहिए होगा, खाना चाहिए होगा इंसानों को, और जब खाना नहीं मिलेगा तो जाहिर है लोग क्राइम की तरफ जाएंगे, क्राइम रेशो बढ़ जाएगा, डकैती करेंगे लोग, सोशल अनार्की और सिविल वार वाला माहौल बन जाएगा, पूरा का पूरा जो सोशल ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और इस पॉसिबल जंग का दोस्तों एक नुकसान ये भी हो सकता है कि अगर जंग हुई तो इसके नतीजे में दोनों तरफ रिफ्यूजी क्राइसिस भी आ सकता है, यानी लोग जो है वो एक तरफ से दूसरी तरफ जाना स्टार्ट करेंगे, हिजरत करना शुरू करेंगे, माइग्रेशन होगी। और माइग्रेशन जो आपको है वो अपने में ही एक बड़ा मसला है, अपने में ही एक बहुत बड़ा इशू समझा जाता है। जो माइग्रेशन वाले लोग होते हैं, जो रिफ्यूजीज होते हैं, उनकी कोई जिंदगी नहीं होती, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं होता, कोई फ्यूचर नहीं होता, उनके बच्चों की कोई तालीम नहीं होती, कोई सेहत उनके पास मौजूद नहीं होती है। वो रिफ्यूजीज जो है फिर जाहिर है कुदरत के सहारे चल रहे होते हैं, उनका कोई नहीं होता, वो सफर करते हैं, उनकी जिंदगी जो है वो तबाह बर्बाद हो जाती है। और अगर ये जंग होती है तो उसके नतीजे में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी जो है वो एक रिफ्यूजी क्राइसिस आ सकता है, यहाँ के लोग जो है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, सोशली माइग्रेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो वार है इसमें बुनियादी तौर पे आम शहरी बर्दाश्त करेंगे, आम लोग सफर करेंगे, इंसानी जाने भी जाएंगी, मुआशी तौर पे भी करेंगी, और आम जो सोशल ऑर्डर है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। और ये जो जंग होती है दोस्तों, कोई भी जंग हो, उसके अंदर आपकी जज्बात काम नहीं करते, आपकी सेंटिमेंटालिटी जो होती है वो ऑपरेट नहीं करती, यहाँ पे आपकी मोरालिटी को नहीं देखा जाता, ये नहीं देखा जाता कि कौन सही है कौन गलत है, कौन क्या कहता है कौन क्या नहीं कहता। हाँ, ये कहना बहुत आसान होता है और हर कंट्री कहती है, जब जंग होती है तो हर जो एडवर्स कंट्री होती है वो यही क्लेम करती है कि भाई हम सिविलियंस को टारगेट नहीं करेंगे, हम आम शहरियों को जो है वो निशाना नहीं बनाएंगे। इसराइल भी ऐसे ही कहता है, जब वो फलस्तीनियों को अपने जुल्म का शिकार बनाता है वो भी ऐसे कहता है कि हम आम शहरी को नहीं मारते, आम शहरियों को टारगेट नहीं करते, हम टेररिस्ट आउटफिट्स को टारगेट करते हैं। वो भी यही इसी तरह की जस्टिफिकेशन देते हैं। अब ये जो आइडिया कि हम शहरियों को टारगेट नहीं करेंगे, ये एब्स्ट्रैक्ट सेंस के अंदर अच्छा लगता है, थ्योरेटिकल जगह तक ये सही है, लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर ये काम नहीं करेगा। ग्राउंड लेवल के ऊपर आपकी राइफल काम करती है, आपकी बंदूक काम करती है, आपकी मिसाइल ये नहीं देखती कि कौन बच्चा है कौन औरत है कौन बूढ़ा है, वो ये नहीं देखती। आपके जज्बात काम नहीं करते, आपके एहसास काम नहीं करते, सिर्फ आपकी बंदूक काम करती है, सिर्फ आपकी जो जंग की जो जिबलत है, वार की जो जिबलत है वो ऑपरेट कर रही होती है। जिस तरह से बर्टन रसल ने कहा था ना कि वार डजंट डिटरमाइन हु इज राइट, ओनली हु इज लेफ्ट। वार में ये नहीं होता कि कौन सही है कौन गलत है, सिर्फ ये होता है कि और कितने बचे हैं, और कितने बचे हैं जो अपनी जिंदगी कुर्बान करेंगे, अपनी जानें कुर्बान करेंगे। ये चीज सिर्फ वार के अंदर होती है। तो ये जो एस्केलेशन है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, ये अगर तेज होती चली गई, ये इंटेंसिफाई होती चली गई, और अगर फुल फ्लेज वार की शक्ल अख्तियार करती है दोस्तों, तो एज आई सेड अर्लियर, इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा, जो बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा, वो आम शहरी को करना पड़ेगा, वो हम करेंगे, आप करेंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे और हमारी खवातीन बर्दाश्त करेंगे। ये बर्डन एलीट बर्दाश्त नहीं करेगा, बड़े बड़े लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस मौजूद है, वो बाहर जा सकते हैं, पॉलिटिशियंस के पास भी ऑप्शन मौजूद है, वो भी बाहर जा सकते हैं, लेकिन वी डू नॉट हैव ऑप्शंस, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम यहाँ पे रहने वाले हैं, हम यहाँ पे मुस्तकिल तौर पे रहेंगे, हमारा नुकसान होगा, हम बर्दाश्त करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों कि इस बढ़ती हुई जो एस्केलेशन है इसको रोका जाए, और इसके अंदर इंटरनेशनल कम्युनिटी आई बिलीव खास तौर पे अमेरिका को अपना किरदार प्ले करना चाहिए, अमेरिका को इंटरवीन करना चाहिए, मेडिएट करना चाहिए। उसी के साथ साथ जो अरब कंट्रीज हैं वो भी इसके अंदर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो भी इंटरवीन करें और अपने मेडिएटर के तौर पे रोल प्ले करें। दोनों ममालिक के जो ऑफिशियल्स और जो टॉप लोग हैं उनको बुलाएं, उनके साथ डायलॉग करवाएं, टेबल पे लेकर आए, ताकि इस बढ़ती हुई एस्केलेशन को रोका जाए, इसको मुकम्मल जो फुल फ्लेज वार है उसमें जाने से जो है वो स्टॉप किया जाए, उसमें जाने से जो है रोका जाए, ताकि मजीद इंसानी जानों का नुकसान ना हो, मजीद जो है वो लोग इस वार से, इस एस्केलेशन से जो है वो सफर ना करें।